बीजेपी अक़लियती मोहज़ के कौमी नायब सदर और मोहज़ के दिल्ली के रियासती मुंतज़िम जनाब हुसैन खान साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं तस्लीम टीवी जो कि राजस्थान का वाहिद उर्दू चैनल है उसकी तरफ से आपका इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो हुसैन साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये राजस्थान का पहला उर्दू चैनल है। अ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया, आज दावत दी बातचीत चर्चा के लिए। और राजस्थान में ऐसा कोई लोकप्रिय चैनल उर्दू का नहीं था, और जी, यहाँ पर लोग बहुत बड़ी संख्या है जो लोग उर्दू भाषी है, उर्दू जी, पढ़ते बहुत हैं, तादाद लिखते में हैं हैं। और और वो उर्दू की न्यूज़ देखना पसंद जी, करते हैं। जी, जी। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल बहुत अच्छे से चलेगा और ये बहुत ही बड़ा बन कर के एक बड़ी अच्छी लोकप्रियता हासिल करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इन दुआओं के लिए। अच्छा, तो हुसैन साहब, आप हमें ये बताइए कि अब चूँकि इंतख़ाबात बहुत नज़दीक हैं, यानी कि इलेक्शन, तो आपके सामने जो हमारा आप क्योंकि माइनॉरिटी सेल के वो हैं, तो आप मुझे बताइए कि एक क्या गाइडलाइन होगी इस मर्तबा मुसलमानों के लिए, यानी कि अक़लियती समाज के लिए? देखें, मुस्लिम समाज वाक़ई में लगातार जी, जब से देश आज़ाद हुआ है ठगा सा गया है। बिल्कुल सही फरमा आ, रहे हैं आप। आज जब देश आज़ाद हुआ था तो आप देखें नौकरियों में हमारा क्या कितना हिस्सा था, करीब करीब 30% से ऊपर था। जी, और हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समाज की हुआ करती थी। जी, उद्योग धंधों में बड़ी संख्या थी और व्यापार में भी। लेकिन धीरे धीरे सिस्टमेटिक जिस सरकार ने बहुत लंबे समय तक इस देश पर राज किया है, हुँ, इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से आज सरकारी नौकरियों में देखें 1% से भी कम अल्पसंख्यक समाज के लोग आ गए हैं। जी, उद्योग धंधे तो ढूंढने से मिलते नहीं हैं। और व्यापार की अगर बात करेंगे तो अगर 30 40 50 दुकानों में अगर आप जाएंगे तो एक दुकान बड़ी मुश्किल से मिलती है। और शिक्षा का स्तर तो इतना नीचे हो गया है कि आपके 6% पॉपुलेशन भी हायर एजुकेशन में नहीं है। तो ये जी। पोजीशन आज शिक्षा की आ गई है। तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, ये हुँ, हुँ। बड़े लंबे अंतराल के समय में जी, सही कह रहे हैं अल्पसंख्यक आप। समाज को केवल वोट के रूप में उपयोग लिया गया, उसका हुँ, शोषण किया गया। जी, जी। और हमेशा जब वोट की आवश्यकता पड़ी तो बड़े वादे किए गए, घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें हुँ, डाली गई। लेकिन जब बात फील्ड में इम्प्लीमेंट की आई तो किसी भी योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिला और कोई भी जी। योजना फील्ड में उतर के नहीं आई। तो क्या बीजेपी के पास ऐसे कोई मंसूबे हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है कि इस दबे-कुचले समाज को आगे लाया जाए, तालीम में भी और रोज़गार में भी? देखें, अगर हम जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, हुँ, अब अगर हम आंकड़े देखते हैं 2011-12 के, तो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग शिक्षा में थे वो करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख उच्च शिक्षा में थे भारत के जी। अंदर में। और जब वापिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व संभालने के बाद जब दोबारा सर्वे हुआ तो 1 करोड़ 70 लाख के करीब उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचे। हुँ, तो ये बड़ा अंतर आया, उच्च शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी हुई। अब हुँ, अगर बात हम करते हैं शिक्षा की, तो जी। शिक्षा के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है उसमें इन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिले। इन्होंने कहा है कि एक हुँ, हाथ में आपके कंप्यूटर होना चाहिए और हुँ। एक हाथ के अंदर में कुरान होना चाहिए। जी, वाह, और ये वाह! बात केवल कहने की नहीं है, हुँ, इसको वाकई में फील्ड में इम्प्लीमेंट भी किया है। जी। आज भारतवर्ष के अंदर में जितनी भी योजनाएं आई है, चाहे वो उद्योग धंधे शुरू करने की है, हुँ, चाहे वो व्यापार शुरू करने की है हुँ, या फिर शिक्षा की है, सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समाज को बराबर की भागीदारी मिल रही है। जी। हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अल्पसंख्यक समाज का रुझान आज की तारीख में भी बहुत कम है। दस जी। परसेंट से ज्यादा अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान नहीं हुआ है। हुँ, लेकिन जितनी भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की रही है या चाहे हमारे यहाँ राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार रही है राज्य में, सभी योजनाओं का फायदा जितना ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को हुआ है, बराबर का बहुजन समाज
के बराबर का जो है हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज को मिली है। हम्म, और हम आप एग्जाम्पल देखें, अभी जो जी योजनाएं केंद्र की आई उसमें 8 करोड़ बाथरूम करीब करीब 12 करोड़ बाथरूम पूरे जी भारत में बने और 8 करोड़ गैस रसोई गैस का वितरण हुआ। तो जो 8 करोड़ रसोई गैस का वितरण हुआ उसमें 32% अल्पसंख्यक समाज को फायदा हुआ है, जी यानी जी कि वो बड़ी संख्या है ये। 12 करोड़ बाथरूम बने, उसमें करीब करीब 35% बाथरूम उन कॉलोनीज में बने जहां पर अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या ज्यादा है, जहां कॉलोनी ज्यादा है। अब आप देखें ना, चाहे वोट कम पड़े होंगे लेकिन जब बात फायदे की आई, योजना जी के फायदे की आई, जी तो अल्पसंख्यक समाज को लगातार फायदा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से हुआ। और हम वही बात नहीं करते, जब हम बात करते हैं उद्योग धंधों की, तो उद्योग धंधों में जो सब्सिडी मिलती है, लगातार अल्पसंख्यक समाज में जागृति फैलाने का काम किया गया कि जो सब्सिडी अल्पसंख्यक समाज के लिए है या फिर जनरल एक सब्सिडी है, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को लेना जी चाहिए। कम ब्याज में आपको लोन मिलता है हम्म, और इतना कम ब्याज होता है कि आप आराम से उस ब्याज को वापस चुका सकते हैं अपने व्यापार धंधे को शुरू करके। और शुरुआत के जो कुछ महीने होते हैं वहां तो आपको कुछ देना ही नहीं पड़ता है। तो इतनी अच्छी अच्छी जी योजनाएं केंद्र सरकार की आई, उसमें अल्पसंख्यक समाज लगातार लाभान्वित हो रहा है और आगे भी लगातार लाभान्वित होगा। अच्छा हुसैन साहब, आपने अभी फरमाया कि अक़लियती समाज के लिए बहुत सारे मंसूबे अ, नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने अभी ये भी कहा था कि अक़लियती समाज का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ बहुत कम है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इसकी क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह शिक्षा में कमी, जागृति की कमी, हम्म जो अब हम हमारे में कमी मानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, हम उनको फील्ड में अभी तक अच्छे से लोगों तक पहुंचा नहीं पाए हैं। अच्छा हम जागृति के अभियान शुरू कर किया हमने, हम लगातार जगह जगह जागृति के अभियान चला रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज तक पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपकी हितकारी, आपके फायदे की बात अगर कोई सोचने वाली है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाहिए और थोक में आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप एक बार अवसर तो दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। आप जिस तरीके से अन्य पार्टियों को वोट दे रहे हैं उस तरीके से एक बार आप थोक में, आप मेजोरिटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको फायदा बिना वोट दिए ही दिया है। और अगर आप वोट देंगे तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने दिल से, मन से और विकास से और हर क्षेत्र में आपके साथ लगेगी। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसलिए आने वाले समय में आप अपने विचार में बदलाव लाइए। और ये जो आपने जो किसी भी अन्य पार्टी को मैं कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस होगी या अन्य कई छोटी पार्टियां जिनकी तरफ रुझान भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अल्पसंख्यक समाज का रहता है, तो आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान आना चाहिए। और ये आपके भले की जब से आई है, सोच रही है, भला किया है। 45 करोड़ खाते खुले भारत के अंदर में, 45 करोड़ खातों के अंदर में मैं आपको बताऊं 30 करोड़ खाते का फायदा अल्पसंख्यक समाज को हुआ। हमारी महिलाएं जानती ही नहीं थी बैंक क्या होता है, कभी बैंक में ही नहीं गई थी और उनको बैंक में जाने का अवसर मिला। और खाते भी कैसे खुले, आपको 1 रुपया भी जमा नहीं कराना, बिना आपको 1 रुपया जमा कराए आपके खाते जन धन खाते खुले। और जब कोई योजनाएं आती है तो उन खातों में डायरेक्ट पैसे आते हैं। जो एजेंट पहले किसी पैसे के बीच में झिझक करते थे, उनमें उनको कमीशन देना पड़ता था, उन कमीशन में एकदम कमी आ गई, एकदम कमीशन खत्म हुआ और डायरेक्ट अगर 1 रुपया हो तो 1 रुपया ही आपके खाते में आया। जैसा नहीं थी कांग्रेस के राज में यह था कि साहब जब तक उपभोक्ता के पास कोई चीज पहुंचती है तो 10% ही पहुंचती है, 90% का तो झिझक बीच में एजेंट ही कर जाते हैं। वो एकदम पूरे भारतवर्ष में बदलाव आया। जी हुसैन साहब, आपने अभी महिलाओं की बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि अक़लियती महिलाओं यानी कि जो मुसलमान महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी सियासत में किस तरह बढ़ाई जा सकती है और खासकर बीजेपी में। देखें, अभी हमारा जो राष्ट्रीय मोर्चा भी है उसमें काफी तादाद में, चाहे यूपी है, आसाम है, केरला है, अनेक स्टेट है, वहां से महिलाएं हमारे यहाँ उसमें भागीदारी ले रही है और उनको बड़े पद दिए हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है। वो अन्य स्टेट का प्रवास भी करती है, सभाएं भी करती है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में
महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ने वाली है। और महिलाओं के लिए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। अब देखो ना, 3 तलाक का जो निर्णय हुआ वो इतना अच्छा फायदेमंद हुआ महिलाओं के लिए। हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी टाइप की आपके मतभेद है या आपकी कोई समस्याएं हैं, तो आप उस मतभेद को अपने परिवार में लेके जाइए, अपने मोहल्ले में लेके जाइए, और अगर उसके बाद वो नहीं सुलझने में आता है तो आप कोर्ट में लेके जाइए। अब आप केवल फोन कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं कि आपको तलाक हो गया, तो ये कौन सी बात हुई? एक महिला के ऊपर में क्या बीतती है? तो समस्याएं आ सकती है, पारिवारिक समस्याएं आ सकती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम बनाए, कायदे बनाए, तलाक के ऊपर में जो कानून बनाया है, ये जितना अच्छा फायदा महिलाओं को पूरे भारतवर्ष में हुआ, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ये कानून कई अन्य इस्लामिक देशों में पहले ही आ चुका था, भारत में तो बाद में आया। बावजूद इसके बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। अब कुछ लोगों की तो आदत ही ऑब्जेक्शन करने की हो गई है। उनको भले से बुरे से किसी के फायदे से मतलब नहीं होता, उनको तो केवल और केवल ऑब्जेक्शन करना होता है। लेकिन महिलाएं बहुत खुश है, और जब उनसे बात की जाती है तो वो कहती है कि आज तक में जितना हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हुए किसी भी गवर्नमेंट में इतिहास में और आजादी के बाद में, जितने अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। अच्छा, महिलाओं की सियासत में जो भागीदारी है उसमें वो 30% है, तो आप 30% के हामी हैं या 50% के? हम तो ये कहते हैं कि शुरुआत में आप एक बिगिनिंग कीजिए, क्योंकि भागीदारी का मतलब आपको कुशल नेतृत्व के लिए आप क्वालिफाइड भी होनी चाहिए, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको प्रशासन चलाना आना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। लेकिन आजकल हुसैन साहब देखा गया है 10वीं 12वीं पास ही लीडर बन जाते हैं, तो फिर महिलाओं के लिए ही पाबंदी क्यों कि वो हायर एजुकेटेड हों? एकदम मेरा ये कहना है कि जो घर अच्छी तरह संभाल सकती हैं वो मुल्क को भी संभाल सकती हैं। एकदम संभाल सकती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, चाहे वो संगठन है या फिर सरकार है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी, और महिलाएं जिस क्षेत्र में भी गई है, चाहे अभी देखें ना आप खेलों के अंदर में जो स्वर्ण पदक लेके आई है, रजत पदक लेके आई है, ये महिलाओं ने सबसे पहले खाते खोला और भारत का नाम ऊंचा किया। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में भी कम नहीं है, चाहे वह व्यापार है, बिजनेस है, उद्योग है, सब जगह महिलाएं अग्रणी आ रही है। और आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि 30 से बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए महिलाओं का रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में? देखो, ये तो सरकार के स्तर का बात है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जहाँ तक आप पूछेंगे तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी, जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही है, हर क्षेत्र में जहाँ से भी आप उनका अपॉइंटमेंट देते हैं वो वहाँ पर अच्छे से अच्छा आपको करके दिखाती है, पुरुषों से भी ज्यादा अच्छा करके दिखाती है। आज महिलाएं देखें ना, बॉर्डर पर खड़ी हुई है, फौज के अंदर में अपना काम कर रही है। तो महिलाएं जब फौज में काम कर सकती है, बॉर्डर पर अपनी कमान संभाल सकती है, बॉर्डर की सुरक्षा संभाल सकती है, तो बाकी अन्य काम वो क्यों नहीं कर सकती है? निश्चित रूप से आने वाले समय में हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी और इनको आगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। अब थोड़ी सी बात राजस्थान की करते हैं कि मैंने सुना है आपके यहाँ कुछ 2 प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जरा सा तफसील से हमें बताइएगा। हमारे यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 तारीख को होने वाली है। वो सुबह 1 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक होगी। अच्छा, तो इनमें क्या एजेंडा होगा? एजेंडा इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या क्या किया है, क्या क्या ऐसे अच्छे काम किए हैं, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जनहित के कामों को करने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाली है। इन सभी बातों का जिक्र उसमें होगा। और तो ये जनहित के किस तरह के काम? जनहित के जैसे स्पेशली जब आप राजस्थान की बात करेंगे तो लगातार जो सरकार है कांग्रेस की, वो जितने भी इन्होंने वादे किए थे आज तक, वो अभी तक कोई पूरे नहीं हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम होता है कि इनको जगाए और इनको लगातार इन्होंने जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में कि साहब युवाओं को जो रोजगार में नहीं है उनको हम रोजगार भत्ता देंगे, आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। किसानों के पूरे कर्जे माफ कर देंगे, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं, अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं तो 2 साल तक कोरोना काल में
अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जो जनरली मदरसों में पढ़ते थे या गरीब तबके के बच्चे हैं, हम्म, उनके पास कोई टाइप की पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। उनके पास ना कोई मोबाइल हुआ करता था, ना उनके पास लैपटॉप तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। जी। तो वो बच्चे आज पढ़ाई से दूर हुए हैं और उनकी आदत पढ़ाई से हट गई है, और सरकार ने उनके पढ़ाई के लिए कोई भी इस टाइप का उपाय नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि साहब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन के लिए आपको मोबाइल चाहिए। तो जो गरीब बच्चे हैं उनके घर में तो साधारण मोबाइल का टोटा है, तो फिर ऑनलाइन पढ़ने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल वो कहाँ से लाते? तो उनकी पढ़ाई का नुकसान बहुत हुआ है। सरकार ने किसी टाइप का कोई कदम नहीं उठाया। और जहाँ तक अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की पढ़ाई का बात है, तो मदरसों की हालत तो बहुत खराब है। ना वहाँ कुशल टीचर मिलते हैं, ना वहाँ पर उनको कोई किसी टाइप की बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलती है, ना उनके मदरसों में कोई टॉयलेट होते हैं, बाथरूम होते हैं। स्पेशली बच्चियाँ हैं, उनके लिए तो कोई सुविधा ही नहीं होती है। तो ये सारी समस्याएं जो है लगातार अल्पसंख्यक समाज को हुई है। तो हमारी जो पार्टी है राजस्थान में, विशेष रूप से मैं कहूँगा, लगातार सरकार को जगाने के लिए प्रयत्न कर रही है। और अल्पसंख्यक मोर्चा है राजस्थान में बहुत सक्रिय है। जगह जगह हम धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बैठ के करते हैं। समाज को और वहाँ के जो जनता है, जिन्होंने कांग्रेस को लाने के लिए अपना पूरा जो है प्रयत्न किया, और आज वो ठगा से महसूस कर रहे हैं, उनको जागृत करने का हम काम कर रहे हैं। तो क्या हुसैन साहब, हम ये समझें कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक जागृति अभियान, या ये कहें कि तहरीक बेदारी शुरू करने का आगाज करेगी? हमने तो ऑलरेडी, हमारा रूटीन काम है हमारा, हम लगातार ये कर रहे हैं। क्योंकि कार्य समिति ये भी जो है एक रूटीन है, और इसमें तो बहुत सारे जो है निर्णय होते हैं, बहुत सारी बातों के ऊपर में डिस्कशन होता है। तो ये तो एक ऐसी कार्यकारिणी है जहाँ पर हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय सभी जिला अध्यक्षगण, प्रदेश का कार्य समिति और पदाधिकारी सभी उसमें उपस्थित होते हैं। और 5 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी है माननीय अमित शाह जी, उनका सानिध्य मिलेगा। वो 5 तारीख को पधारेंगे और वो प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे, और उसके बाद में वो एक जन प्रतिनिधि सभा को भी संबोधित करेंगे। पूरे राजस्थान भर के जो भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब 10,000 जन प्रतिनिधि जयपुर आ रहे हैं, उनकी एक बैठक होगी। उनको हमारे माननीय गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे, और हमारे को बहुत सारी टिप्स उनसे सीखने के लिए मिलेंगे। और वो आज हमारे भारतवर्ष के बहुत टॉप लीडर में से एक है, और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्रोग्राम की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? प्रोग्राम की पूरी तैयारियां हो चुकी है, स्थान निश्चित कर लिया गया है। जयपुर में JECC एक स्थान है सीतापुरा में, वहां पर हमारी प्रदेश कार्य समिति और जन प्रतिनिधि सभा दोनों ही वहां होगी। और एक विशाल जो है स्वागत प्रोग्राम भी माननीय अमित शाह जी का रखा गया है। जो एयरपोर्ट से JECC तक उनका स्वागत, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उनका माल्यार्पण कर, उनको गुलदस्ते भेंट कर, और बहुत सारे अनेक तरीकों से उनके स्वागत किए जाएंगे। और भव्य स्वागत उनका राजस्थान में होगा, और हम पलक पावड़े बिछाए उनका राजस्थान में 5 तारीख को इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो हुसैन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप इस स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की तस्नीम टीवी से। तस्नीम टीवी आपका बहुत शुक्रगुजार है। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को आपके स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए।